अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, सारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे। तो जिस तरह हमने वादा किया था, हमने आप लोगों से बोला था कि इंशाल्लाह हम लोग केपीके स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स का बेसिक मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो एकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट्स इस कोर्स से स्पेशली फायदा उठाएं। सही है। तो हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली कंपोस्ट होगा 3 सब्जेक्ट्स पर, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। और हम जो बुक्स फॉलो करेंगे, हम स्पेशली जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली है केपीके। सो दिस कोर्स इज स्पेशली एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू केपीके स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स who cannot afford academies, so come and learn from us. Thank you. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी कौन सी केमिस्ट्री? 9th क्लास की केमिस्ट्री, जो कि बेसिक है। सही है। तो हमने बोला था कि हम लोग केमिस्ट्री को सीक्वेंस से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक हम मिस नहीं करेंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास 9th क्लास केमिस्ट्री के बुक में, जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल्स? फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स। यानी ये जो चैप्टर है A to Z, ये चैप्टर सारा बेसिक्स है। यानी अगर जब तक किसी इंसान को ये चैप्टर समझ ना आए, या एक बंदा इस चैप्टर में वीक है, तो उसको केमिस्ट्री की समझ नहीं आएगी। क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको 9th की केमिस्ट्री में भी हेल्प देंगी, और साथ में 10th की केमिस्ट्री में भी आपको हेल्प देंगी। तो पहला सवाल, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंसान के जहन में यह सवाल आता है कि बेसिकली हम केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सर हमें यह बताएं कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल होंगे, यानी उन लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी। इस कोर्स का सबसे बेसिक मकसद ये है कि यहाँ पर वो बच्चे भी सीखे जो बिल्कुल 0 लेवल के हैं, यहाँ पर वो बच्चे भी सीखे जो 50% के लेवल के हैं, यहाँ पर वो बच्चे भी सीखे जो 100% के लेवल के हैं। तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ेंगे, स्लो करके हम हाई लेवल पर जाएंगे। यानी पहले हम स्लो छोटे छोटे पॉइंट सीख लेंगे, सही है। उसके बाद फिर हम हायर लेवल पर जाएंगे, सही है। तो इसमें आपने ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना कि सर तो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं बेसिक लेवल पर भी पढ़ाऊंगा, और जब आप लोगों को बेसिक की समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों को मैं हाई लेवल पर भी लेकर जाऊंगा। लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि बेसिक लेवल की केमिस्ट्री होती क्या है। तो पहला सवाल यह है कि केमिस्ट्री किस बला का नाम है। देखें, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, सही है, उन चीजों को हम बोलते हैं मैटर। पहला पॉइंट यह है कि मैटर, जैसा कि मैटर तो हर स्टूडेंट को पता होगा कि मैटर हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें 2 क्वालिटीज हो। वो चीज जिसमें 2 क्वालिटीज हो, हर वो चीज जिसमें 2 क्वालिटीज हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। अब सवाल यह है कि वो 2 क्वालिटीज कौन कौन सी है। हर वो चीज जिसका मास भी हो और साथ साथ में वो कोई जगह भी ऑक्युपाई करे। हर वो चीज जिसका कोई मास भी हो और साथ साथ में वो कोई जगह भी ऑक्युपाई करे, हर उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। तो बात तो सिंपल हो गई, यहां तक क्लियर है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब पूरे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, यानी जितने टाइप के भी सब्सटेंसेस हैं, हर एक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है। हर एक सब्सटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, सही है। हर एक सब्सटेंस की एक अपनी कंपोजिशन होती है, और हर एक सब्सटेंस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो केमिस्ट्री बेसिकली हमें बताता क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच? जिसमें हम क्या सीखते हैं, जिसमें हम किसी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, हम किसी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, हम किसी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को सीखते हैं, और साथ साथ में हम किसी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को मालूम करते हैं। तो वो साइंस का ब्रांच
साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, उसको सीखें, उसको मालूम करें। तो ये सारी बातें हम कौन से ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो जरा देखें डिफिनेशन को। The branch of science in which we study the structure, properties and composition of matter, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद हम उसके स्ट्रक्चर को सीखते हैं और साथ साथ में हम उसके कंपोजिशन को सीखते हैं। तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं साइंस के केमिस्ट्री। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखें, ये तो सिंपल हो गया। हम उसके बारे में भी आएंगे कि कंपोजिशन किस चीज का नाम है, प्रॉपर्टीज किस चीज का नाम है एंड स्ट्रक्चर किस चीज का नाम है। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम ये सीख लेते हैं कि इससे आगे क्या लिखा हुआ है, जरा देख लें। दूसरी बात मैंने ये लिखी हुई है कि द चेंजेस occurring इन मैटर, व्हाट डज इट मीन? आपके जहन में क्या ख्याल आया होगा कि इसका क्या मतलब है? बात का मतलब बहुत ही सिंपल है। द चेंजेस, चेंजेस का ये मतलब होता है कि मैटर में चेंज पॉसिबल है। सही है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैटर जो है इसके शेप में भी चेंज पॉसिबल है, इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज पॉसिबल है और साथ साथ में इसके प्रॉपर्टीज में भी चेंज पॉसिबल है। सही है, तो केमिस्ट्री में हम चेंजेस भी पढ़ते हैं कि मैटर में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, कौन से फैक्टर्स मैटर के एक स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सारी बातें हम कहां पर सीखते हैं? केमिस्ट्री में। समझ आ रही है बात की कि नहीं? तीसरा पॉइंट, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट कंट्रोल द चेंजेस। तीसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल सा है। देखें, अब अगर एक मैटर में चेंज आ रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, चाहे किसी मैटर में चेंज फिजिकल आ रहा है चाहे किसी मैटर में चेंज केमिकल आ रहा है, तो बड़ी बात सिंपल है। सही है, तो ये चेंज भी तो किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा, यानी चेंज ऐसे ही हवा से तो नहीं आता। सही है, जब भी किसी चीज में कोई चेंज आता है उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। जिन फैक्टर्स की मदद से वो चेंज आता है, तो वो सारे रूल्स एंड लॉज जिसकी मदद से मैटर में चेंज आता है, सही है, वो सारे रूल्स और लॉज भी हम कहां पर पढ़ेंगे? वो सारे रूल्स और लॉज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो मैं रिपीट कर लेता हूं कि केमिस्ट्री बेसिकली हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टीज और मैटर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, और कौन से कवानीन, कौन से लॉस, कौन से रूल्स, कौन से प्रिंसिपल इस चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। सही है, कंट्रोल करते हैं या शुरू करते हैं। सही है, ये सारी बातें हम कहां पर पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखें। आगे जाने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मैटर। देखिए, मैटर की बात तो पहले भी मैंने कर ली, अभी भी सुन लें कि हर वो चीज जो जगह भी पकड़े और उसका मास भी हो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। जिस तरह के आप जहां पर बैठे होंगे, आपके इर्द गिर्द कोई चीजें पड़ी होंगी, चाहे कुर्सी हो, कोई मेज पड़ा होगा, जो भी पड़ा हो, आप अगर उनको देख ले, उन चीजों को देख लें, तो हर एक चीज का एक अपना मास होता है, और हर एक चीज ने एक अपनी स्पेसिफिक पोजीशन यानी जगह पकड़ी होती है कि नहीं? तो हर वो चीज जिसमें दो क्वालिटीज मौजूद हो, वो पोजीशन यानी वो जगह भी पकड़े और साथ में उसका अपना एक मास भी हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। सही है, अब आगे देखें। अब इंसान के जहन में दूसरा सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि सर चलो सही है, आपकी बात तो सही हो गई कि यूनिवर्स जो है इसमें मैटर मौजूद है। सही है, सर हमें ये बताएं कि मैटर भी तो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि दीवार, वॉल, वॉल किस चीज से मिलकर बनता है? छोटे छोटे यूनिट्स, जिसके यूनिट्स होते हैं ब्रिक्स, होते हैं कि नहीं? इसी तरह आपके जहन में अभी ये सवाल आया होगा कि सर हमें ये बताएं कि ये मैटर भी तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होगा। तो हाँ, बेशक आप सही हैं। वो पार्टिकल जिससे मिलकर मैटर बनता है, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट
पार्टिकल ऑफ मैटर, उसको हम बोलते हैं एटम। उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं मैटर बोल सकता हूं, सही है। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल नाइफ ले लूं और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूं, इतना मैंने कट कर लिया कि इसके पीसेस इतने छोटे हो गए कि मजीद में इसको मजीद पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकता। तो इस मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसका नाम होगा एटम। तो यहां पर देखें, मैंने लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। देखें, मैटर मुख्तलिफ किस्म के काम करता है, सही है। यानी हर एक मैटर का अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है और हर एक मैटर का अपना एक फंक्शन भी होता है। अब इंसान के जहन में सवाल आता है कि सर इस मैटर के स्ट्रक्चर और फंक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है? तो सिंपल सी बात है, अगर एक मैटर एटम से मिलकर बना है, सही है, अगर एक मैटर एटम से मिलकर बना है तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात है, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि उस मैटर के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे वो फंक्शनल हो, वो सारे डिपेंड करेंगे किस चीज पर? एटम पर। दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो वर्ड एटम है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में एटम को बोला जाता है एटोमोस। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी वो पार्टिकल जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर पाते। लेकिन एक्चुअली वी कैन डिवाइड एटम इनटू डिफरेंट पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट सीख लें। यहां पर मैंने 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन। इसका क्या मतलब है? हमने बोला है कि हम बेसिक से पढ़ेंगे, तो हम सबसे सिंपल मिसाल ले लेते हैं। सबसे सिंपल मिसाल मैंने ले ली H2O। ये मेरे पास है एक सब्सटेंस, एक मैटर, आप मैं इसको मैटर बोल सकता हूं, सही है। इस H2O का कंपोजिशन भी होगा, इसका कोई स्ट्रक्चर भी होगा और इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगे। व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन? कंपोजिशन का वर्ड जो निकला है ये बेसिकली निकला है कंपोज्ड, मुश्तमिल। यानी ये H2O जो है ये कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ H2O, तो सिंपल आप देख ले कि वो कौन कौन से, यानी विच टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। विच टाइप, सही है। उसमें एक है हाइड्रोजन, सही है, और एक है ऑक्सीजन। तो उसकी कंपोजिशन क्या हो गई? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, सही है। अभी आप लोग बोलेंगे कि नहीं, हाइड्रोजन तो 2 होते हैं, लेकिन यहां पर मैंने क्वांटिटी की बात नहीं की, यहां पर मैंने सिर्फ क्वालिटी की बात की है, सही है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। दूसरी बात, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हाउ द मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज लुक लाइक, सही है। तो देखें, सॉरी, स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि H2O का जो मॉलिक्यूल है ये कैसे दिखता है, सही है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या है, देख लें। तो H2O की जो बनावट होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर। तो ये हो गया इसका क्या, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी की तरफ। H2O की तो वैसे 1000 प्रॉपर्टीज है, सही है, लेकिन हम सिंपल से बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो सबसे जो फेवरेट आसान सी प्रॉपर्टी है H2O की, कि H2O जो होता है वो बेसिकली होता है लिक्विड स्टेट में। तो आई होप यहां पर आपको प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की समझ आई होगी। थैंक यू। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट बात हमने कर ली थी एटम की। हमने लास्ट बात की एटम की। अब एटम जो होता है, एटम ये मजीद 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम पार्टिकल्स की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स पर डिवाइड होता है। एटम में एक होता है न्यूक्लियस, जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो होता है शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, ये मैंने एक डायग्राम बना ली सिंपल सी, देखना। ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक एटम है,
ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। एटम के सेंट्रल पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्विंग पार्ट्स है, ये गोल गोल जो रास्ते हैं, रिवॉल्विंग पार्ट्स जो हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है शेल। ये तो हो गया सिंपल सी बात, ये हो गई सिंपल सी बात। अब देखें, अब हम सीखते हैं कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं। पहला पॉइंट यह है कि न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, यानी न्यूक्लियस जो होता है एटम के सेंटर में होता है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि एटम इज द सेंट्रल पार्ट। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है? वो है न्यूक्लियस। देखें आगे देखें, सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है इट इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं। देख ले, एटम का जो न्यूक्लियस होता है ये बेसिकली सेंट्रल पार्ट है। दूसरा पॉइंट, ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं? एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर होता है जीरो चार्ज। अब देखें, इस पर न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो सारा चार्ज जो न्यूक्लियस पर अपेयर होगा वो किस चीज का अपेयर होगा? जो न्यूक्लियस पर सारा चार्ज आएगा वो किस चीज का आएगा? वो बेसिकली आएगा प्रोटॉन का। कितनी सिंपल है, सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। देखें यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की? शेल की। तो शेल को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि दी revolving paths around the nucleus. दूसरा पॉइंट, it contains electrons. Electron has negative charge. देखें, शेल जो होता है न्यूक्लियस के रिवॉल्विंग यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो पाथ्स हैं, इस पाथ्स को बोला जाता है क्या? शेल। इसका दूसरा नाम है ऑर्बिट और तीसरा नाम है एनर्जी लेवल। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देखें तो मैंने बात की कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और इसके इर्द गिर्द जो रोटेशन करता है वो क्या है? वो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन विच हैज नेगेटिव चार्ज। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टैटिक क्यों नहीं है, यानी ये एक पोजीशन पर रुका क्यों नहीं हुआ है, ये रोटेशन क्यों करता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, न्यूक्लियस जो है ये है बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है ये है नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो जनरेट होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। as proton and electron has opposite charges, due to this phenomena they will attract each other। जब ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेशन करेगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल में रोटेशन कर रहा होता है, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो यहां से एक दूसरा पॉइंट भी आप सीख ले। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, एटम में मैं आपको फिर से बता दूं, एटम में पार्टिकल्स 100 से ज्यादा हैं, लेकिन हम चूंकि बेसिक से पढ़ रहे हैं, हम अचानक ऊपर जंप नहीं लगाएंगे। हम
नीचे से आराम आराम से जाएंगे हाई लेवल की तरफ। सही है, तो पहले हम बेसिक सीखते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम, तो आपने जवाब देना है कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच आर नाउन एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Proton has positive charge, neutron has zero charge and electron has negative charge। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैटर डिस्कस करेंगे, मैटर के टाइप्स डिस्कस करेंगे, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। उसके बाद हम एलिमेंट की तरफ जाएंगे, कंपाउंड एंड मिक्सचर की तरफ। यहां तक अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सही है, आई होप समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।